प्रिय विद्यार्थियों, समाज कार्य के अंतर्गत हम सामाजिक समस्याओं के संबंध में विस्तृत अध्ययन करते हैं। जब कभी समाज में कोई समस्या खड़ी होती है तो वह समस्या क्यों खड़ी हुई, उसके पीछे क्या कारण है, इसकी जानकारी लेने का मूल ध्येय समाज कार्यकर्ता को है, ताकि वह उन कारणों को जानकर समस्याओं के निराकरण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। जब कभी हम समाज में समस्याओं की बात करते हैं तो अनेक समस्याएं हैं जो समय समय पर उत्पन्न हुई हैं और उसके निराकरण के लिए समाज कार्यकर्ता ने अपनी अहम भूमिका भी निभाई है। ऐसी ही एक गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी आते आते इतना विकराल रूप ले लिए कि आज हर व्यक्ति, विश्व का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उस बीमारी से चिंतित है, उससे ग्रसित है। इसलिए आज हम उस रोग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे जिसे हम HIV एड्स कहते हैं। जब कभी हम HIV या एड्स की बात करते हैं तो HIV ये एक प्रकार का संक्रमण है और वह संक्रमण जब किसी व्यक्ति को होता है तो व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता नष्ट होने लगती है, प्रतिरोधक क्षमता पर उसका प्रभाव पड़ता है और अनेक रोग उसे घेर लेते हैं, जिससे कि हो सकता है कि वह और गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाए। जब यह HIV या संक्रमण व्यक्ति को होता है तो 8 से 10 वर्ष के बाद जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम एड्स कहते हैं। जब कभी हम एड्स की बात करते हैं तो यह प्राप्त किया जाता, अपने आप नहीं आता, इसलिए इसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक प्रकार का ऐसा रोग है जो हम प्राप्त करते हैं किसी न किसी तरीके से, और इसकी भयावहता को देखकर, इसकी गंभीरता को देखकर हमारे कई बार राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यकर्ताओं ने एक नाम दे दिया इसको AIDS। वैसे तो इसका नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, लेकिन बच्चों ने एक नया नाम दिया, आफ्टर इन्फेक्शन डेथ इज श्योर। जब कभी व्यक्ति को ये संक्रमण होगा तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, इतना गंभीर रोग है। वैसे तो जब हम रोगों की बात करते हैं और विशेष रूप से यौन संचारित रोग की बात करते हैं तो इन्हें संक्षिप्त में हम STDs कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। वे रोग जो यौन संबंधों के कारण उत्पन्न होते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से सिफिलिस भी है, गोनोरिया भी है, क्लेमाइडिस भी है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। उन्हीं STDs के अंतर्गत एक और रोग उत्पन्न हुआ जिसे हम एड्स कहते हैं। तो आज हम एड्स के बारे में बात करें कि एड्स क्या है, एड्स का विस्तार क्या है, कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसके कारण ये रोग होता है और इसके बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं, और सरकार ने किस तरह के उपाय किए हैं ताकि लोगों को ये जानकारी हो सके कि एड्स से कैसे हम अपने को बचा सकें। तो जब कभी हम एड्स की बात करते हैं, एड्स अंग्रेजी का संकेताक्षर है जिसका पूर्ण शब्द विस्तार है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका अर्थ है अर्जित प्रतिरक्षक कमी संलक्षण। यह एक विशिष्ट लाइलाज बीमारी का नाम है। इंसान में HIV की मौजूदगी का सबसे पहले 1959 में लियोपोल्डविले अब किन्सास में एक रक्त नमूने से पता चला। यह एक ऐसी बीमारी है जो वायरस, जिसे HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस अर्थात मानवीय प्रतिरक्षक कमी विषाणु कहते हैं, के द्वारा होती है। यह वायरस घातक और खतरनाक होता है क्योंकि यह मानव शरीर में प्रतिरोधक प्रणाली, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, शरीर में रोग से लड़ने की शक्ति कहते हैं, को नष्ट कर और शरीर में बिना स्पष्ट लक्षण के वर्षों तक रहता है। यह विषाणु मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद शरीर के प्रतिरक्षक पिंड व्यवस्था को नष्ट कर देता है और शरीर में किन्हीं लक्षणों से रहित वर्षों, मूल रूप से 6 से 10 वर्ष तक रह सकता है।
संक्रमण के लगभग 12 सप्ताह के बाद ही रक्त की जांच से विदित होता है कि एचआईवी विषाणु शरीर में प्रविष्ट हो चुका है। ऐसे व्यक्ति को एचआईवी पॉजिटिव कहा जाता है। यह विषाणु से युक्त व्यक्ति यद्यपि अनेक वर्षों तक सामान्य प्रतीत होता है, किंतु यह दूसरे को बीमारी फैलाने में सक्षम होता है। तो यह एक प्रकार का विषाणु है। जब व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो उसे हम व्यक्ति को पॉजिटिव कहते हैं। एचआईवी पॉजिटिव ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करता है, और जब ये प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है तो बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर पर आक्रमण करती हैं, जिनमें तपेदिक टीबी भी है, पीलिया भी है, डायरिया भी है। अनेक प्रकार के रोग व्यक्ति को होते हैं, क्योंकि जब शरीर कमज़ोर होगा तो बाहर जो बैक्टीरिया या वायरस घूम रहे हैं वो हमारे शरीर पर आक्रमण करेंगे। तो यह एक इतना गंभीर रोग है जिसका अब तक कोई इलाज नहीं हुआ है। यह वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी देखे नहीं जा सकते। वायरस कई प्रकार से दूसरे व्यक्तियों में प्रवेश कर सकते हैं। एड्स वायरस संक्रमण की अंतिम स्थिति होती है। जब 6 से 10 साल के बीच ये शरीर में संक्रमण रहता है तो धीरे धीरे वह व्यक्ति आगे चलकर एड्स का मरीज बन जाता है। एचआईवी संक्रमण से प्रभावित होकर एड्स विकसित होने में 8 से 10 वर्ष का समय लगता है। अब तक एड्स के इलाज के रूप में कोई टीका नहीं खोजा जा सका है या लोगों में एचआईवी से बचाव के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है। एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने जुलाई 1996 में यह दावा किया था कि इसका निदान है। यह निदान कॉम्बिनेशन थेरेपी पर आधारित है, जिसकी कीमत $25,000 बताई गई है, अर्थात अपने आप में बहुत महंगा, जो हर एक की सामर्थ्य में नहीं है कि इस प्रकार का इलाज वो कर सके। जब हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो इसका फैलाव बहुत जल्दी हुआ है। वर्तमान समय में एचआईवी संपूर्ण विश्व में प्रत्येक 50 सेकंड में नए संक्रमण की दर से फैल रहा है। एचआईवी एड्स किसी वर्ग, समुदाय, धर्म, आयु वर्ग, लिंग अथवा पेशे तक ही सीमित नहीं है। हालांकि भारतीय स्वास्थ्य संगठन के अनुसार महिलाएं एवं बच्चों को इसके खतरे के प्रति अधिक संवेदनशील होने पर विश्वास किया जाता है। यह सभी धर्मों एवं समूहों में फैला हुआ है। समस्या की भयावहता तथा संपूर्ण विश्व में इसके द्वारा उत्पन्न चिंताओं का अनुभव सबसे पहली बार जनवरी 1981 के अंतिम सप्ताह के दौरान किया गया था, जब लंदन में एक ऐतिहासिक एवं अप्रत्याशित सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि वर्तमान में किसी टीके अथवा एड्स से रोग मुक्ति के अभाव में एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जिससे कि लोगों को इस रोग के प्रति सचेत किया जा सके। यह स्वास्थ्य विशेषज्ञों सहित 148 राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रियों का एक ऐसा वैश्विक शिखर सम्मेलन था जिसमें इतने बड़े स्तर पर अकेले एक ही रोग के संलक्षणों पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन से प्रकट हुई ऐतिहासिक लंदन घोषणा इस कार्यक्रम का एकमात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक सूचना एवं शिक्षा है। जो रिजल्ट निकला उस सम्मेलन से, उससे यह बात प्रकट होती है कि चूंकि इसका कोई बचाव का तरीका नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई टीका नहीं है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है लोगों तक इसकी सूचना पहुंचाई जाए और लोगों को शिक्षित किया जाए कि कैसे अपने को इस गंभीर बीमारी से बचा सकें या हम समाज को बचाया जा सके। समाज को बचा सकते हैं अगर हम उचित सूचना और शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। एचआईवी एक प्रमुख वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा बना हुआ है, जिसने अब तक 40.4 मिलियन लोगों की जान ले चुका है। विश्व स्तर पर सभी देशों में इसका संचरण जारी है। कुछ देश नए संक्रमणों की बढ़ती प्रवृत्ति की रिपोर्ट कर रहे हैं, जबकि पहले उनमें गिरावट आ रही थी। 2022 के अंत में अनुमानित 39 मिलियन लोग एचआईवी के साथ जी रहे थे, जिनमें से 2/3 लोग WHO अफ्रीकी क्षेत्र में हैं। 2022 में
6,30,000 लोग HIV से संक्रमित कारणों से मर गए और 1.3 मिलियन लोगों को HIV हो गया है। HIV संक्रमण का कोई इलाज नहीं है। हालांकि अवसरवादी संक्रमणों सहित प्रभावी HIV रोकथाम, निदान, उपचार और देखभाल तक पहुंच के साथ HIV संक्रमण एक प्रबंधनीय दीर्घकालीन स्वास्थ्य स्थिति बन गया है, जो HIV से पीड़ित लोगों को लंबे और स्वस्थ जीवन जीने में सक्षम बनाता है। अगर किसी व्यक्ति को यह संक्रमण हो गया है तो अगर उचित देखभाल की जाए, उचित उसे शिक्षा दी जाए तो वह व्यक्ति लंबे समय तक जीवित रह सकता है। पर आवश्यकता है उस व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को यह संक्रमण न हो, इसकी भी हमें समय के साथ देखभाल करने की आवश्यकता है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ग्लोबल फंड और UNAIDS सभी के पास वैश्विक HIV रणनीतियां हैं जो 2030 तक HIV महामारी को समाप्त करने के SDG लक्ष्य 3.3 के अनुरूप है। 2025 तक HIV से पीड़ित 95% लोगों को निदान मिल जाना चाहिए। उनमें से 95% को जीवन रक्षक एंटी रेट्रोवायरल उपचार, जिसे हम ART कहते हैं, लेना चाहिए और उपचार पर 95% PLHIV को लाभ के लिए दबा हुआ वायरस लोड प्राप्त करना चाहिए। व्यक्ति के स्वास्थ्य और आगे HIV संचरण को कम करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर गौर करने की आवश्यकता है कि जिसको संक्रमण हो गया है वह दूसरे तक ये संक्रमण न फैलाए। इस पर भी हमें निगरानी रखने की आवश्यकता है। 2022 में ये प्रतिशत क्रमशः 86, 89 और 93% थे। HIV से पीड़ित सभी लोगों पर विचार करते समय 86% को अपनी स्थिति पता थी, 76% एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी प्राप्त कर रहे थे और 71% ने वायरल लोड को दबा दिया था। यानी इस तरह की अगर हम विधिवत व्यवस्था करें तो बहुत कुछ हम इस संक्रमण को आगे लोगों तक फैलने में रोक सकते हैं, मदद कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं HIV, जब व्यक्ति संक्रमित होता है तो यह किससे होता है? कौन सा ऐसा समूह है जिसे हम सर्वाधिक जोखिम वाला समूह कहते हैं, जिसके संपर्क में आने से हमें यह रोग हो सकता है? तो सर्वाधिक जोखिम, हाई रिस्क ग्रुप वाले समूह में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकता है। समाज में कुछ ऐसे जोखिम वाले समूह भी हैं जिनके संपर्क में एक स्वस्थ व्यक्ति जब आता है तो वह संक्रमण उसे भी होने का खतरा बना रहता है। ऐसे जोखिम वाले समूह की बात करें तो सबसे पहला जो समूह है वो है संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क। इस समूह में सेक्स वर्कर्स आती हैं जिनकी संख्या समस्त भारत में लगभग 30 लाख के करीब है। अधिकांश सेक्स वर्कर HIV से ग्रसित हैं। संपर्क द्वारा वे इस वायरस को अनेक व्यक्तियों तक फैला देती हैं। केवल मुंबई में ही इसकी संख्या बहुताय में है। इसके अतिरिक्त कॉल गर्ल्स भी इसके फैलाने में सहायक है। इस प्रकार असुरक्षित यौन संबंधों से इसका खतरा बढ़ जाता है। जब कभी व्यक्ति ऐसे संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित करता है तो यह संक्रमण उस स्वस्थ व्यक्ति को भी हो सकता है जो इन सेक्स वर्कर्स के साथ या कॉल गर्ल्स के साथ यौन संबंध स्थापित करता है। इसी तरह से एक दूसरा और जोखिम वाला समूह है, वो है समलैंगिक, होमोसेक्सुअलिटी। समलैंगिकों को भारत में भी अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों के समान ही हे दृष्टि से देखा जाता है। फिर भी यह सत्य है कि मुंबई दोस्त जैसे खुश मिजाज लोगों की संस्थाएं समलैंगिकों के प्रति बदलते दृष्टिकोण को दर्शाती है। अर्थात इस प्रकार की सोच भी हमारे यहाँ पर विकसित हुई है जिसमें होमोसेक्सुअल बिहेवियर डेवलप हो रहा है। यद्यपि IPC के अंतर्गत समलैंगिकता अभी भी अपराध है, लेकिन लंबे समय से समलैंगिकता के विषय में चली आ रही रचनाओं को अब तोड़ा जा रहा है। समलैंगिक कारागार सुधार गृहों, बचाव गृहों आदि में पाए जाते हैं। 1994 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में
कंडोमों का वितरण इस कदर गंभीर चर्चा का विषय बना कि मामला न्यायालय में भी ले जाया गया। समलैंगिकता के माध्यम से एचआईवी संक्रमण का खतरा वास्तविक खतरा है। जब व्यक्ति होमोसेक्सुअल बिहेवियर से जुड़ता अर्थात समलैंगिक व्यवहार होता है तो उसके परिणाम स्वरूप भी यह खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह दूषित सुई का दूसरों द्वारा प्रयोग। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति, जिनमें श्रमिक, ट्रक ड्राइवर्स, गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग, कॉलेज या विश्वविद्यालय के छात्र तथा कुछ ग्रामीण सम्मिलित हैं, वे लोग इंजेक्शन द्वारा मादक पदार्थों को अपने शरीर में पहुंचाते हैं। क्योंकि एक ही सुई अनेक व्यक्तियों का प्रयोग में ली जाती है, अतः उस सुई की नोक पर अगर वह वायरस है तो वह दूसरे के शरीर में भी प्रवेश करेगा। अतः एचआईवी संक्रमण इस प्रकार से अनेक लोगों द्वारा एक ही सुई का प्रयोग करने से भी फैलने की संभावना रहती है। इसी तरह संक्रमित व्यक्ति का रक्त ग्रहण करना भी एक जोखिम वाला समूह है। भारत में रक्तदान दाताओं के लिए अनेक बैंक, ब्लड बैंक जिसे हम कहते हैं, स्थापित किए गए हैं। कुछ बैंक अर्ध सरकारी हैं तो कुछ बिना लाइसेंस के भी चल रहे हैं। इन बैंकों में यदा कदा कोई रक्तदान दाता एचआईवी संक्रमण से ग्रसित होता है और सही जांच किए बिना रक्त अन्य रोगियों को दे दिया जाता है, इससे इस रोग के फैलने की संभावना बढ़ती है। बैंकों के अतिरिक्त प्रयोगशालाओं में भी मादक पदार्थों का सेवन करने वालों के रक्त का आदान प्रदान होता है, इससे अन्य लोगों में संक्रमण फैलता है। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर गौर किया जाना चाहिए कि जब कभी हम रक्त प्राप्त करें तो उसकी पूर्ण रूप से जांच हो। अगर जांच नहीं है तो ऐसे रक्त से संभावना हो सकती है कि एक स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। संक्रमित माता से शिशु को रोग की संभावनाएं। एचआईवी से ग्रसित माता गर्भस्थ शिशु में अपने वायरस को फैला देती है। कभी कभी प्रसव के समय रक्ताल्पता के कारण माता को रक्त देना होता है, अथवा प्रसव के तुरंत बाद दाई या नर्स द्वारा प्रयुक्त किसी दूषित ब्लेड आदि के प्रयोग से भी शिशु में इस रोग की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर प्रसव के पश्चात मां एचआईवी से ग्रसित होती है तो स्तनपान के द्वारा रोग शिशु तक पहुंच सकता है। इस प्रकार शिशु के जन्म से पूर्व, प्रसव के समय अथवा शीघ्र बाद एचआईवी वायरस का संक्रमण माता से शिशु में हो जाता है। विश्व में 1/4 ऐसे रोगग्रस्त शिशु पैदा होते हैं और उनकी मृत्यु 5 वर्ष का होने से पूर्व ही हो जाती है। अर्थात माँ से बच्चे को संक्रमण होने की संभावना भी बहुत अधिक है। यह भी एक जोखिम वाला समूह है। इसी तरह अंग प्रत्यारोपण से भी यह रोग फैल सकता है। एड्स रोगी से प्राप्त अंग प्रत्यारोपण, अंग ऑपरेशन में एड्स रोगी का अंग दूसरे स्वस्थ शरीर में लग जाने से यह वायरस स्वस्थ शरीर में पहुंच जाता है। इसी तरह नाई का उस्तरा व नाक कान बींधने वालों से भी यह रोग फैलने की संभावना है। डॉक्टर, नर्स की दूषित सुई के अतिरिक्त एचआईवी वायरस का संक्रमण नाई द्वारा दाढ़ी बनवाते समय दूषित ब्लेड अथवा उस्तरा इस्तेमाल करने से नाक कान बींधने वालों के तार अथवा शरीर पर नाम या बेल बूटे गोदने वालों की सुई आदि जब लगातार कई लोगों के शरीर पर इस्तेमाल की जाती है, जिसमें कोई एचआईवी विषाणु से ग्रस्त रोगी भी हो सकता है, तो दूसरे ग्राहकों में भी एड्स विषाणु के प्रवेश करने का खतरा बना रहता है। आजकल हम लोग शरीर पर टैटू बनवाने की प्रथा से भी जुड़े हुए हैं। यह भी एक कारण हो सकता है जिससे कि एक व्यक्ति के शरीर से सुई का संपर्क होने पर वही सुई जब दूसरे व्यक्ति के शरीर के संपर्क में आती है तो उससे भी संभावना हो सकती है कि व्यक्ति संक्रमित हो जाए। तो ये ऐसे समूह हैं जिन पर हमें गौर करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वे समूह हैं जो संक्रमण को फैलाने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जब व्यक्ति को संक्रमण होता है तो उसकी जांच कैसे करें, उसका डायग्नोसिस कैसे करें। तो जब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो एचआईवी का निदान त्वरित नैदानिक परीक्षणों के माध्यम से किया जा सकता है, जो उसी दिन परिणाम प्रदान करते हैं। इससे शीघ्र निदान और उपचार एवं रोकथाम के साथ जुड़ने में काफ़ी सुविधा होती है। लोग स्वयं का परीक्षण करने के लिए एचआईवी स्व परीक्षण का भी उपयोग कर सकते हैं। हालांकि कोई भी एकल परीक्षण पूर्ण एचआईवी पॉजिटिव निदान प्रदान नहीं कर सकता। पुष्टिकरण परीक्षण की आवश्यकता होती है, जो किसी सामुदायिक केंद्र या क्लिनिक में एक योग्य और प्रशिक्षित स्वास्थ्य या सामुदायिक कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित परीक्षण रणनीति और एल्गोरिदम के भीतर WHO प्री क्वालिफाइड परीक्षणों का उपयोग करके एचआईवी संक्रमण का सटीक पता लगाया जा सकता है। अगर हम किसी क्लिनिक में या योग्य प्रशिक्षित चिकित्सक के पास रक्त की जांच करवाएं तो हमें यह पता लग सकता है कि हमारे शरीर में एचआईवी का संक्रमण है अथवा नहीं। जब एचआईवी संक्रमण व्यक्ति की प्रतिरक्षक पिंड व्यवस्था को प्रभावित करता है और एंटीबॉडीज पैदा करता है तो अनेक संक्रमण व्यक्ति को हो जाते हैं, जिनकी जांच रक्त प्रतिदर्श ब्लड सैंपल परीक्षणों द्वारा की जा सकती है। इसके लिए 2 परीक्षण प्रमुखतः काम में लिए जाते हैं। एक को हम एलिजा टेस्ट कहते हैं और दूसरे को वेस्टर्न बोल्ट टेस्ट कहते हैं। इसमें प्रथम परीक्षण अर्थात एलिजा की पुष्टि के लिए दूसरा परीक्षण अर्थात वेस्टर्न ब्लॉट आवश्यक है, जो कि प्रथम परीक्षण से अधिक महंगा भी है। पर सटीक अगर हमको रिजल्ट चाहिए तो हमें वेस्टर्न बोल्ट ही कराना चाहिए, जिससे पता लग सके कि हमारे शरीर में एचआईवी का संक्रमण है अथवा नहीं है। तो जब हमें पता लग जाए कि संक्रमण है तो उसका निदान भी आसानी से हो सकता है। पर निदान से पहले आवश्यकता है अपने को बचाने की, अर्थात कैसे हम अपना बचाव करें कि हमें यह संक्रमण न हो। तो एड्स से बचाव के उपाय की जब बात करते हैं तो एड्स एक भयानक और लाइलाज बीमारी है, जिसके लिए अभी तक न तो कोई टीका और न ही कोई दवाई विकसित हुई है। जहां तक एचआईवी नामक विषाणु के शरीर में संक्रमण के करीब 3 माह पश्चात ही रक्त की जांच से पता लगता है। अतः इस बीमारी पर नियंत्रण करने के लिए अगर हम निम्नलिखित उपाय को अपनाएं तो बहुत कुछ हम अपने को इस संक्रमण से मुक्त कर सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जीवन साथी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित नहीं करें। कई बार समाज में इस प्रकार की सोच, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मल्टी पार्टनर आइडियोलॉजी, एक से अधिक व्यक्तियों के साथ संबंध रखने की जो सोच है, उस सोच ने भी इसको बढ़ावा दिया है। इसलिए अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है कि अपने जीवन साथी के अलावा किसी अन्य महिला या पुरुष के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं करें। इसी तरह यौन रोगियों के साथ यौन संपर्क में नहीं आए। वैसे तो हमें पता नहीं चलेगा किसको संक्रमण है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका ऐसे व्यक्ति जो अनजान हैं, उन अनजान व्यक्तियों के साथ यौन संपर्क नहीं किया जाए। इसी तरह मादक पदार्थों के अभ्यास अर्थात जो ड्रग एडिक्ट हैं, वो सुई के माध्यम से नशीला पदार्थ शरीर में प्रवेश करवाते हैं। ऐसी सुई को अनेक व्यक्तियों द्वारा काम में ली जाती है। इससे भी अपने को रोकने की आवश्यकता है। मादक पदार्थों के अभ्यास व्यक्ति दूसरों के द्वारा प्रयुक्त सुई का प्रयोग नहीं करें। एड्स से पीड़ित महिलाएं गर्भ धारण नहीं करें, क्योंकि यह खतरा उसके बच्चे तक पहुंच जाएगा। इसलिए अगर किसी महिला को संक्रमण है तो उसे कभी भी गर्भ धारण नहीं करना है, क्योंकि यह एक जोखिम वाला समूह हो सकता है जो माता से बच्चे को संक्रमण प्राप्त होता है। रक्त की आवश्यकता पड़ने पर अनजान व्यक्ति से रक्त ना लें। ऐसे बहुत सारे हमारे सामने उदाहरण भी आते हैं जहां पर कहीं कोई महिला गई और उसको रक्त की तुरंत आवश्यकता पड़ी, बिना जांच के रक्त चढ़ाने पर वह संक्रमण उसके शरीर में प्रवेश कर लिए। इसलिए रक्त की
नियमित जांच के बाद ही रक्त को चढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए। रक्त की जांच कराकर ही उसे ग्रहण किया जाए। इसी तरह दंत चिकित्सा एवं नर्स द्वारा प्रयोग में लाए गए उपकरणों को पानी में 20 मिनट तक उबालकर कीटाणु रहित करने के बाद ही उसका उपयोग करें। इसी तरह नाक, कान छेदने व गोदने आदि के उपकरणों को भी कीटाणु रहित कराकर उपयोग में लाएं। अन्य व्यक्ति का ब्लेड काम में नहीं लें। तो ये सारी अगर हम उपचार अपना लें तो हम अपने को इस संक्रमण से बचा सकते हैं। जब इस प्रकार की गंभीर बीमारी वैश्विक समाज की देन है तो हर व्यक्ति को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि हम अपने को कैसे बचाएं। इसके लिए सरकार ने भी पहल की। सरकार ने बहुत व्यवस्था की कि व्यक्ति को शिक्षित करके संचार के साधनों का उपयोग करके अवगत कराया जाए कि हम अपने को इस संक्रमण से बचा सकते हैं। तो भारत सरकार ने भी पहल की। भारत सरकार ने HIV एड्स के कारण होने वाली समस्या की गंभीरता को बहुत पहले ही पहचान लिया था और पहला मामला सामने आने के तुरंत बाद प्रतिक्रिया भी दी थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 1986 में राष्ट्रीय एड्स समिति का गठन किया। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम NACP को लागू करने में प्रभावी समन्वय के लिए विभिन्न मंत्रालयों, गैर सरकारी संगठनों और निजी संस्थाओं को एक साथ लाने के लिए समिति का गठन किया। समिति कार्यक्रम के प्रदर्शन की देखरेख करती है, नीति निर्माण पर विचार विमर्श करती है और बहुक्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करती है। समिति नीतिगत मामलों पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। प्रारंभिक वर्षों में कार्यक्रम के आधार उद्देश्यों के लिए रक्त जांच और उप केंद्रों पर निगरानी गतिविधियों के संचालन पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे कि इन सारे स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन जो कार्य करने वाले चिकित्सालय हैं उनमें इस प्रकार की व्यवस्था की जाए ताकि संक्रमण को फैलने से हम कैसे रोक सकते हैं। NACP 1987 में लॉन्च किया गया। NACP का उद्देश्य भारत में HIV एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक व्यापक बहुअनुभागीय कार्यक्रम स्थापित करना था, जिसका मूल उद्देश्य था HIV संचरण को रोकें, HIV संक्रमण से जुड़ी रुग्णता और मृत्यु दर को कम करें और HIV संक्रमण से उत्पन्न सामाजिक आर्थिक प्रभाव को कम करें। अर्थात न तो इसका फैलाव हो और न इससे लोगों की अधिक मृत्यु हो और इसके परिणाम स्वरूप समाज में जो उसकी परिस्थिति, समाज में उसकी आर्थिक स्थिति जिस तरह से बिगड़ती उसको बिगड़ने से रोकने का, बचाव करने की ये मूल उद्देश्य थे इस प्रकार की समिति के गठन का। इसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति बनी जिसे हम नाको कहते हैं, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नाको की स्थापना 1992 में भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में एक कार्यकारी निकाय के रूप में की गई। नाको के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं: मंजूरी में तेजी लाना, खरीद को मंजूरी देना और निजी एजेंसियों को ठेका देना और साथ में कार्यक्रम घटकों के बीच धन का आवंटन करना ताकि सही पैसा उपयोग में लाया जा सके इस संक्रमण को रोकने के लिए। कार्यक्रम प्रबंधकीय टीमों का गठन और वरिष्ठ कार्यक्रम कर्मचारियों की नियुक्ति। बोर्ड सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करता है। ये सारे काम करके हम मल्टी लेवल पर बहुस्तरीय तरीके से इसको रोकने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। HIV एड्स नियंत्रण को मजबूत करने के लिए राज्य स्तर पर अर्थात स्टेट लेवल पर भी इस प्रकार का संगठन स्थापित किया गया। राज्य स्तर पर एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जो संबंधित राज्यों में HIV एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नीतिगत निर्णय लेती है और प्रशासनिक और वित्तीय कार्यवाहियों को मंजूरी देता है, जिन्हें राज्य के वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यद्यपि सरकार इस बीमारी के प्रति अत्यधिक सचेत है तथा इसकी जानकारी भी जन सामान्य को दी जा रही है, किंतु इसे विस्तार देने की आवश्यकता है। इसके लिए निम्नलिखित कार्यक्रम किए जा सकते हैं।
एड्स की शिक्षा दें, एड्स की जानकारी से जन सामान्य को अवगत कराया जाए। आवश्यक है कि इसके द्वारा हम संचार माध्यमों का उपयोग कर जन जन तक एड्स के संबंध में लोगों को शिक्षित करें। शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रम का विषय बनाकर छात्रों को सटीक जानकारी शिक्षकों के द्वारा दी जाए। एड्स युवा वर्ग की भूमिका को ध्यान में रखकर छात्र छात्राओं को एड्स संबंधी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा जाए। एड्स परामर्श केंद्रों की स्थापना की जाए और उनमें गोष्ठियां, कार्यशालाएं आदि आयोजित करके इसका प्रचार प्रसार किया जाए। एड्स से बचाव के तरीकों पर व्यवस्थित जानकारी को लोगों में वितरित किया जाए। रक्त बैंकों को परीक्षण करके ही रक्त का आदान प्रदान करने संबंधी कानून बनाया जाए। सीरीज के इस्तेमाल में उसे कीटाणु रहित बनाने तथा उसका निस्तारण करने पर विशेष बल दिया जाए। मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर नियंत्रण करना आवश्यक है और अंततः भारतीय सांस्कृतिक एवं सदाचार मूल्यों की पुनर्स्थापना करके एड्स को बचाया जा सकता है। इन सारे तरीकों को अगर हम एक साथ इस तरह से व्यवस्थित रूप से लागू करें कि जन जन तक एड्स के संबंध में लोगों को जानकारी मिले, उन्हें जागरूक बनाएं, और हम ये कह सकते हैं कि चेतना के धरातल पर प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि जिस रफ्तार से ये संक्रमण समाज में फैल रहा है उसे हम पूर्णतः रोक नहीं सकते, पर उस पर बहुत अंकुश लगाकर उसे और अधिक फैलने से रोक सकते हैं। तो सारांशतः हम यह कह सकते हैं कि एड्स की विभीषिका से बचाकर व्यक्ति को खुशहाल व स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य एड्स संबंधी शिक्षा व प्रशिक्षण को पर्याप्त महत्व दिया जाए, क्योंकि एड्स से बचाव ही उपचार है। इसके प्रचार प्रसार के उद्देश्य से ही 1 दिसंबर एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब कभी हम 1 दिसंबर की बात करते हैं सीधा नाम आता है एड्स डे, ताकि लोगों को हम जानकारी दें, जागरूक बनाएं, चेतन बनाएं कि हम समाज में जिस तरह की बीमारी का सामना कर रहे हैं उससे कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे लोगों को मृत्यु के असामयिक कालग्रास बनने से रोक सकते हैं। इन सारी बातों पर अगर हम गौर करें तो बहुत कुछ हम इस HIV एड्स जैसी विभीषिका को नियंत्रित कर सकते हैं।